बवाल क्यों हो गया था, क्योंकि जीएसटी की टोटल 4 टाइप है और लोगों को लग गया कि हमको चारों का चारों टाइप देना है। गलत है, आपको केवल 2 टाइप का जीएसटी देखना है। देखिए जीएसटी जो है ना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। अब इसका सीजीएसटी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल जीएसटी। एस का मतलब क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी। यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित, यूनियन टेरिटरी का जीएसटी है। उनको भी तो भैया दिल्ली गवर्नमेंट को पैसा कहां से आता है, स्टेट तो है नहीं दिल्ली, दिल्ली क्या यूटी, तो यूटी जीएसटी से उनका पैसा आता है। और इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आईजीएसटी मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाएंगे। तब एक एक करके समझिए। मान लिया कि आप सेम स्टेट में कोई बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मान लिया कि आप बिहार में हैं, तो बिहार में ही आपका लेन देन है, तो आप सेम स्टेट में आएंगे ना, तो आपको कोई 2 ही टैक्स देना पड़ेगा। एक सीजीएसटी देना पड़ेगा हर हाल में और एक एसजीएसटी देना पड़ेगा। मान लिया कि कोई सामान है जिस पर 18% टैक्स है, तो लोगों को टेंशन क्या लगा था कि सोच रहा 18% टैक्स है, सेंट्रल जीएसटी यानी सीजीएसटी 18%, एसजीएसटी 18, फिर यूटी 18, इंटीग्रेटेड 18 करके पगला गए लोग। भाई साहब बचेगा क्या मेरा? गलत है भाई साहब, आपको कोई 2 ही देना है। कौन देना है? सीजीएसटी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, क्योंकि सेंट्रल का हिस्सा, भाई सेंट्रल का हिस्सा तो पूरा हिंदुस्तान ही है, वो सेंट्रल के अधीन आएगा। आप चाहे बिहार में रहिए चाहे केरला में रहिए, तो सीजीएसटी ले जाएगा। अब बचेगा स्टेट, तो आप किस स्टेट में, अभी हमने बोला एग्जांपल में बिहार, तो बिहार ले जाएगी। अब बात लोग कहाँ कंफ्यूज हो गए कि 18% सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, 18% बिहार गवर्नमेंट ले जाएगी, ससुरा हो जाएगा 36%। गलत बात है भाई, 18% टोटल जीएसटी है, जिसमें से 9% सेंट्रल जीएसटी लेगा और 9% स्टेट जीएसटी लेगा। तो लोगों को इतना भयंकर कंफ्यूजन था, लोगों ने तो 4 गुना सोच लिया था, इसलिए विरोध करने लगे। जैसे यहां पर एक बिल है, अब आप इस बिल में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहां देखिए, आपको यहां स्पष्ट लिखा है कि जीएसटी 18% है। अब ये 18% आया है 25 रुपया, लेकिन उसी को नीचे स्पष्ट लिख दिया है कि इसमें एसजीएसटी 9% है और सीजीएसटी 9%, यानी 9 जोड़कर 18 होता है। ऐसा नहीं है कि 18% सीजीएसटी भी और 18% एसजीएसटी भी, तो अब तो 36% हो जाएगा। ये हर एक स्टेट में यही रूल लगता है। अब गुजरात में भी क्या होगा भैया, गुजरात का भी एरिया तो किसके अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के है, तो सीजीएसटी लेगा और गुजरात अपना एसजीएसटी ले जाएगा। लेकिन वैसे राज्य जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पांडिचेरी, दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, वो स्टेट है ही नहीं है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, स्टेट के जगह आपको यूनियन टेरिटरी लिख देना है। अब दिल्ली भी जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है ना जी, तो दिल्ली वाला में भी अगर आप दिल्ली में सामान बेच रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे, तो दिल्ली भी आपसे क्या लेगा, आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी सीजीएसटी, और दिल्ली एसजीएसटी तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्टेट तो है ही नहीं है। दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है, तो केवल यहां शब्द का फेर है। दिल्ली कहेगा कि भैया हमारा यूटी जीएसटी दो, तो जो यूटी जीएसटी है वो सेम टू सेम एसजीएसटी है। अगर पूरा कंप्लीट स्टेट है तो एसजीएसटी, केंद्र शासित है तो यूटी जीएसटी। ये स्टेट और यूटी क्यों होता है, ये हम आपको पॉलिटी में पढ़ाएंगे। और यहां भी वही होगा कि अगर 18% टोटल जीएसटी है तो 9% सीजीएसटी और 9% यूटी जीएसटी लेगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान चला गया तब, तो उसे कहते हैं आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी तभी लगेगा जब एक राज्य से दूसरे राज्य में आपका सामान जाएगा तब, अदरवाइज नहीं लग सकता। अब यहां एक कंफ्यूजन सबसे बड़ा, जैसे कि मान लिया कि कोई सामान राजस्थान में बन रहा है और वो चला आया आपका बिकने के लिए उत्तर प्रदेश यूपी में चला आया, तो होता क्या है कि भाई राजस्थान भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है और यूपी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र देश के तो अंदर ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो सीजीएसटी लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहां दोनों राज्य झगड़ा कर लेगा, राजस्थान कहेगा कि टैक्स हम लेंगे, यूपी कहेगा कि हम लेंगे, दोनों में हो जाएगा बवाल। तो इसलिए कह दिया जाता है कि भैया एक काम करते हैं, यहां पर राजस्थान को तो प्रॉफिट इस बात का है कि कंपनी उसके कारखाना वहां लगा है, वहां से बिक के आया है, और यूपी कहेगा कि भाई मेरे यहां लगा है, हमको फायदा होना चाहिए। यही हो गया झमेला। तब यहां लगा दिया जाता है, कहा जाता है कि ना भैया सीजीएसटी भी नहीं लगेगा, एसजीएसटी भी नहीं लगेगा, यूटी भी नहीं लगेगा, सीधे लगेगा इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्चुअल में सीजीएसटी और एसजीएसटी का ही एक संयोग है। इसमें क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, कहेगी कि भैया जो 18% जीएसटी ना सीधे तुम राजस्थान हमको दो। अब वो जीएसटी कौन लेके चल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट उस
18% में से 9% अपना रख लेगा। उसके बाद देखेगा कि समन्वय बिका कहां पर है, मेन डेस्टिनेशन कहां है, यूपी, तो यूपी को 9% दे देगा। लो राजस्थान सरकार मुंह देखेगी टुकुर टुकुर से, जरा हमको ना दिया। इसीलिए आईजीएसटी को डेस्टिनेशन जीएसटी भी कहते हैं, क्योंकि ये वहीं लगता है जहां सामान का असली गंतव्य यानी डेस्टिनेशन है। इससे फायदा क्या हुआ देखिए, राजस्थान को फायदा यह हुआ कि वहां सामान बना था, उसे रोजगार मिल गया, और यूपी को फायदा यह हुआ कि सामान अल्टीमेट यहां बिकने आया था, इसलिए इसको टैक्स मिल गया। पहले यह व्यवस्था नहीं थी। अब हम आपसे एग्जांपल लेते हैं, कोई सामान दिल्ली में बना तो दिल्ली में जैसे बन के दिल्ली में बिकेगा तो एक तो ले जाएगा सीजीएसटी, और दिल्ली चूंकि यूनियन टेरिटरी इसलिए दिल्ली में ही बिक गया तो वहां लग गया यूटी जीएसटी। लेकिन दिल्ली में बनकर, जैसे मेरा ये जो पैनल जो हम पढ़ा रहे हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग यूपी के नोएडा में हुआ, ठीक है, तो नोएडा में हुआ तो नोएडा तो यूपी में आ जाता है, तो नोएडा में जैसे हुआ तो नोएडा में होने की वजह से वहां लगेगा सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन हम इसको यूपी से उठा के बिहार के पटना लेते हैं, ले भाई, तो अब जैसे पटना ले गए तब क्या हो जाएगा, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसमें क्या होता है कि इस पर जो टैक्स लगा था उसका सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, और चूंकि ये आया है बिहार में तो कौन ले गया, बिहार सरकार टैक्स ले जाएगी। तो आईजीएसटी उसी को दिया जाता है जिस राज्य में वो सामान जा रहा है। इससे बहुत ज्यादा फायदा होते हैं। दो फायदा पहले ध्यान से समझिए। पहला कि जिस राज्य के लोग उपभोग कर रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, उसी राज्य को टैक्स दिया जा रहा है, पहला फायदा। दूसरा फायदा यह है कि अब पूरे कंट्री में एक जैसा टैक्स लगेगा। आप पहले पुराना तरीका समझिए क्या होता था। पहले कोई सामान अगर राजस्थान में बनी है कोई भी चीज, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी लेती थी, एक्साइज ड्यूटी। अभी वही जगह ले लिया है सीजीएसटी। अब हर राज्य जो थे अपने अपने मर्जी से टैक्स लेते थे। यूपी लेता था 12% से सर्विस टैक्स, तो बिहार लेता था 14%। अब आप बताइए, किसी सामान पर अगर यूपी में 12% टैक्स है तो वही सामान पर अगर बिहार में 14% है तो बिहार में सामान महंगे हो जाएंगे। इसलिए बिहार के लोग वैसे जिला जो यूपी से सटा रहता था वो सामान खरीदने यूपी चले आते थे। पेट्रोल भरवाने आज भी यूपी चले आते हैं लोग, थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है क्योंकि पेट्रोल जीएसटी के बाहर है, वो अभी हम समझाएंगे। तो पहले कंपनियां क्या हो गई कि गुजरात सरकार होशियार निकली इसमें। गुजरात सरकार ने कहा कि भैया हम टैक्स सबसे कम लेंगे, हमारे यहाँ आ जाओ। सारी कंपनियां धड़धड़ा के घुस गई गुजरात में। अब पहले सारा सामान गुजरात में बनाती थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देती थी एक्साइज ड्यूटी, और गुजरात को देती थी सर्विस टैक्स। गुजरात से बना के पूरा हिंदुस्तान बेचती थी लोग। बाकी लोग चुपचाप देखते रहते थे कि गुजरात से आया है, हमको ना टैक्स मिला ना कुछ। अब फायदा जीएसटी से होगा कि भैया तुम गुजरात में बनाओ, अब गुजरात में बनाओगे तो गुजरात सरकार का वो तो वहां ले जाएगी, पहला सीजीएसटी ले जाएगा। और जैसे आप बेचिएगा दूसरे स्टेट में, मान लीजिए गुजरात में बेच दीजिए तो गुजरात सरकार तो एसजीएसटी ले लिया। लेकिन अगर गुजरात से आप सोचेंगे उड़ीसा बेचें, जैसे स्टेट चेंज किए सारा झमेला खत्म, सीधे आ गए आईजीएसटी पे। आईजीएसटी में सरकार उठा लेगी, 18% में है तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रख लेगी और 9% उड़ीसा को दे देगी। ले भैया तुम भी विकास करो, तुम क्यों पीछे रहोगे। गुजरात सरकार टुकुर टुकुर मुंह देखेगी, ससुरा ले गई लो। इससे फायदा क्या हुआ, देखिए सबको अपना हक मिल गया। गुजरात को रोजगार मिला, उड़ीसा को टैक्स मिला, और सेंट्रल गवर्नमेंट का तो हर हाल में भैया उसके दोनों हाथ में लड्डू है। चाहे गुजरात बनाओ चाहे उड़ीसा, कहीं भी बनाओ, आओगे तो सेंट्रल वाले एरिया में। पहले यही जो था, इसीलिए पहले के ज़माने में फैक्ट्रियां गुजरात महाराष्ट्र में भाग गई। गुजरात महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा था, उन लोगों ने अपना टैक्स का जो रेशियो था घटा दिया, इसलिए सारी कंपनियां भाग गई। अब सारी कंपनियां नहीं भागेंगी। अब कंपनियों को दिखेगा कि भैया अब तो हर जगह टैक्स बराबर है, तो हम गुजरात में बना के हम आसाम में क्यों बेचेंगे, हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा। उससे अच्छा कि हम एक छोटा सा कारखाना गुजरात में लगा देते हैं जो इस एरिया को कवर करेगा, और टैक्स उतना ही है तो एक आसाम में भी लगा देते हैं, इस एरिया को डेवलप करेगा। तो अब भारत में आने वाले 30 से 40 साल में आप एक जैसा विकास देखिएगा। नहीं तो पहले लड़खड़ा गया था कि भैया ये एरिया बहुत डेवलप है, इस एरिया को लोग ध्यान ही नहीं दे रहे थे। और जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी सब, जो विदेश से आती थी सब भारत में, उनको कंफ्यूजन हो जाता था कि उनका जो कार है, मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है कार बनाती है टवेरा सेवरलेट की, तो दिल्ली में उस पर है 12% टैक्स, बिहार में ससुरा 18% टैक्स। अब आप बताइए, एक ही कंपनी के कार पर दिल्ली में टैक्स कम देना है तो उसको फायदा ज़्यादा होगा, और बिहार में टैक्स ज़्यादा देना है तो कंपनी को फायदा कम होगा। तो विदेश में बैठे वाले सब कहते थे ससुरा ये हिंदुस्तान है कि क्या है,
एक के कारवा बेचते हैं, कहीं बेचते हैं तो ज़्यादा फायदा आता है, कहीं बेचते हैं तो कम फायदा आता है। तो विदेश वाले जल्दी भारत में आना नहीं चाहते थे, सब इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे कि भैया एक गो देश है, 25 गो राज्य, 28 गो राज्य, सोच रहा 28 तरह का टैक्स है, हम पगला जाएंगे टैक्स से जोड़ते जोड़ते, उससे अच्छा चलो चाइना चलो। तो इस तरह से IGST आ गया। अब IGST का बिल देखिए, जैसे ये वाला अगर आप बिल देखिएगा तो इसमें आपको कहीं ये सब कुछ नहीं लिखा है, यहाँ सीधा लिखा है GST, और IGST कितना 18% है। इसमें से 9% सेंट्रल रख लेगी और 9% उस राज्य को भेजेगी जहां पर यह सामान बिकने के लिए गया है। आप बताइए, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, हम बिहार में 100 ठो कोई सामान बनाए, 100 पीस, अब उस 100 पीस पे तो 100% है कि CGST लगेगा ही, और उस 100 ठो में से 40 सामान हम बिहार में बेच दिए तो क्या लग गया उस 40 पे SGST, और 60 सामान, अब बचा 60 सामान, तो उसमें से 10 ठो यूपी भेज दिए, जैसे यूपी भेजे उस 10 पे लगेगा IGST। 50 ठो को झारखंड भेज दिए, जैसे बिहार का क्रॉस किया IGST, यानी राज्य क्रॉस करेंगे तो IGST लगेगा। उसी राज्य में है तो भैया CGST दे दीजिए और SGST दे दीजिए। अगर वो राज्य यूटी निकला केंद्र शासित तो CGST दीजिए और UTGST दे दीजिए। जैसे स्टेट चेंज करेंगे तो IGST लगेगा। IGST कुछ नहीं है बल्कि CGST और डेस्टिनेशन वाले राज्य का SGST का मिला हुआ रूप है। तो किसी भी लोगों को दिक्कत क्या आ गया था, लोग विरोध क्यों करने लगे थे, उनको लगा था कि हमको चारों देना है भैया, चारों, तो लोग 4 गुना सोचने लगे थे। अब आप बताइए, अब पूरे इंडिया में एक जैसा टैक्स आ गया कि नहीं, मतलब पूरे किसी भी सामान पे, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई मोबाइल लेना है तो उस पर 18% टैक्स है, तो आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं लीजिए सेम ब्रांड के चीज का सेम मिलेगा आपको। वो रिटेलर में थोड़ा मोलाई का रेट अलग हो सकता है, लेकिन अगर जैसे कार है, कोई लग्जरी कार, 28% टैक्स है, आप दिल्ली में लीजिए या कन्याकुमारी या कश्मीर कहीं भी लीजिए, चेंज हो जाएगा क्योंकि वो GST में आ गया है। अब पेट्रोल GST में नहीं आया है, आप दिल्ली में पेट्रोल लेंगे तो अलग होगा, गुजरात में लेंगे तो अलग होगा। शराब GST में नहीं आया है, दिल्ली में शराब का रेट अलग है, यूपी में शराब का रेट अलग है। तो जैसे GST आ जाता है पूरा हिंदुस्तान में रेट सेम कर देगा। GST के रूप में जो टैक्स होता है वो हमारे ही पास रह जाता है, जब हम बेचते हैं तो वो ग्राहक हम ही को दे के चला जाता है, हमको गवर्नमेंट को रिटर्न करना पड़ता है। तो जिसे हम कहते हैं GST रिटर्न, शॉर्टकट में उसे कहते हैं GSTR। R का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, रिटर्न से हो जाएगा। अब GST का जो रिटर्न करना होता है ना, वो महीना में 3 बार करना है। मतलब आप 10-10 दिन पे हिसाब कर लीजिए, कितना अच्छा है, आपको भी लेंदी नहीं रहेगा। 10 दिन का हिसाब सबको याद रहता है, मुंह जबानी। अब हमसे कोई कहेगा 2018 का हिसाब दीजिए, 2019 का हिसाब दीजिए, तो पगला जाएंगे हम। हमसे कोई कहेगा कि जुलाई का दीजिए, वो भी 10-10 दिन का, तो मोटा मोटी याद रहेगा। तो ये कुछ लोग इसके 2 पहलू, कुछ लोग कहते हैं कि यार महीने में 3 बार हिसाब करना पड़ेगा, और कुछ लोग कहते हैं कि भाई सही है, छोटा छोटा हिसाब करना पड़ेगा। अब ये जो रिटर्न भरा जाता है वो 3 टाइम्स भरा जाता है मंथ में। एक कंपोजिशन स्कीम होता है, इसमें आपको उतना थोड़ा छूट मिलता है। ये CA का काम है, जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो ये सोचता है कि GST R1 में करे, 2 में करे कि 2A में करे। ये आपका काम नहीं है। ये बिलिंग के अलग अलग हिसाब होते हैं। आप खरीदिएगा तो किस में जाएगा, आप उसी को बेचिएगा तो किस में जाएगा, तो ये आपका काम नहीं है। बस इतना समझिए, GSTR का मतलब होता है जो GST आप रखे हैं उसे रिटर्न करिए, जाएंगे। अब बात करते हैं कि GST-IN क्या होता है। तो GST-IN का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। हम अपना GST जब रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो हमको एक 15 डिजिट का एक नंबर मिलेगा, जिसमें से बीच वाला 10 डिजिट तो है मेरा पैन कार्ड है। ये बीच वाला 10 डिजिट पैन कार्ड है। शुरुआत के 2 डिजिट होते हैं वो हमारे स्टेट को बताते हैं कि हम किस स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं, और लास्ट के ये 3 अक्षर ये उसका मशीन जो होता है ना GST का, वो अपने से एक यूनिक कोड बना देता है। तो ओवरऑल आपसे यही पूछेगा कि GST-IN यानी आइडेंटिफिकेशन नंबर कितने अक्षर का होता है, तो 15 अक्षर का। अब ये सोचना नंबर दिया कौन, तो GST का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। उस GST नेटवर्क को शॉर्टकट में N कहते हैं, GST नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। तो यही नेटवर्क जो है, इसी पर आपको जाके लॉगिन करते हैं तो 1 हफ्ता के अंदर आपको GST नंबर दे देता है। आपका GST का पैसा कहाँ गया, कौन ले गया, UTGST है कि SGST, ये सारा हिसाब किताब कौन करता है, GST-N यानी नेटवर्क। तो GST-IN ये आपका नंबर है, और GST-N यानी ये नेटवर्क है जो पूरे GST को कंट्रोल करके रखे हुए हैं। अब GST में कोई विवाद हो गया या फिर GST में कोई चेंजिंग करना है तो कौन करेगा, तो उसके लिए एक GST काउंसिल है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल समिति है। ये जो काउंसिल है इसकी बैठक होती है। इसके जो अब इस काउंसिल में टोटल मेंबर कितने हैं, 33 सदस्य हैं। अब ये एकदम सिंपल है याद रखना। देखिए कैसे, जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं, जो वित्त मंत्री होते हैं, वो इसके चेयरमैन यानी अध्यक्ष होते हैं। अभी निर्मला सीतारमण है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हो गया, और हर विभाग का एक राज्य मंत्री होता है। जैसे वित्त मंत्रालय
मंत्रालय का जो राज्य मंत्री है अनुराग ठाकुर जी हैं। तो ये दो लोग हो गए आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो एक यूनियन मिनिस्टर हो गई अध्यक्ष, जो उनके राज्य मंत्री है वो हो गए उपाध्यक्ष। तो ये हो गए। भारत में अभी 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य के वित्त मंत्री होंगे ना, तो 28 उनको लेके चले आइए, तो 2 ठो सेंट्रल से हो गए, 28 ये 30 हो गए। अब हिंदुस्तान में जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो वैसा केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी तो खुद केंद्र सरकार की होती है, तो यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण तो बैठी हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी केंद्र शासित प्रदेश है जहां जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से वहां विधानसभा का चुनाव कराया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर वो भी शामिल होगा, दिल्ली वो भी शामिल होगा, पांडिचेरी वो भी शामिल होगा। तो 3 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास अपनी विधानसभा है, अतः उनके भी वित्त मंत्री यहां पर आएंगे, तो उनको जोड़ दीजिए 3, तो 30 ये 3 33, सिंपल हो गया। अब मान लिया कि लद्दाख में भी अगर कल को विधानसभा बन जाती है तो 34 सदस्य हो जाएंगे। लेकिन जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है तो उसकी टोटल जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, तभी तो कहा गया है केंद्र शासित प्रदेश, और केंद्र की वित्त मंत्री बैठे रहती है, वो उसकी बात सुनेंगी ही। तो यही डिसीजन लिया जाता है कि टैक्स के स्लैब को बढ़ाया जाए या घटाया जाए। कल को ये भी कह सकते हैं कि भैया शिक्षा को आप लोग ने 18% टैक्स में जोड़ दिया है, तो ऐसा भी कर सकती है। मान लीजिए निर्मला सीतारमण को लगेगा कि नहीं शिक्षा 18% है, ये कोई लग्जरियस थिंग थोड़ी, ये तो बहुत जरूरी चीज है, इसको 12% वाले में रख देते हैं, ताकि जी क्या हम लोग को अगर 18% टैक्स देना है, आपसे ऑनलाइन लेते हैं हम लोग, तो किसी भी चीज पे 18% टैक्स देंगे तो जेन्युइन है कि भैया चार्ज ज्यादा लग जाएगा, तो फी को ये भी घटा सकते हैं। तो कौन घटाएगा? तो जीएसटी काउंसिल में घटाया जा सकता है इसे। अब कुछ ऐसे चीजें जो मतलब सबको नॉर्मल सबको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जीएसटी किस देश ने स्टार्ट किया था, तो 1954 में फ्रांस ने चालू किया था। हम लोग जो जीएसटी फॉलो करते हैं वो कनाडा का मॉडल फॉलो करते हैं, हमारा मॉडल कनाडा का है। किस समिति के सिफारिश पर? तभी केलकर समिति के सिफारिश पर हम लोगों ने जीएसटी लाया। ये जो जीएसटी है इसमें 17 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सों को शामिल कर लिया गया है जीएसटी में। अगर कोई व्यक्ति जीएसटी का रिटर्न फाइल नहीं करता है, जो हर महीने 3 तो फाइल करना है, तो उसको अगर चोरी कर लिया जीएसटी तो 5 साल का उस पर जेल है। राष्ट्रपति ने इसे साइन कब किया था? तो 8 सितंबर 2016 को। तो 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने इसे साइन कर दिया। चूंकि इसमें राज्यों के भी हित को रखा गया था, इसलिए संविधान है कि राज्य भी इस पे क्या करेंगे? सहमति देंगे। सबसे पहले कौन से राज्य ने सहमति दिया था? तो असम ने। सबसे बाद में तो जम्मू कश्मीर। इसे लागू कब कर दिया गया? सबको पता है 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में ये हमारा जीएसटी लागू हो गया है। जो जीएसटी में मेन संशोधन करना था वो आईजीएसटी को लेना था, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में कानून बनाना मुश्किल हो जाता है। तो कहेगा आईजीएसटी की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा 269A में है। और जो जीएसटी के हुए विवादों को सुलझाने के लिए एक जीएसटी काउंसिल बनाया गया है, और इस काउंसिल में आप हर राज्य से मंत्रियों को बुला के लाए हैं, तो संविधान में कहीं ना कहीं जोड़िएगा कि नहीं? तो जीएसटी का जो काउंसिल है वो 279A में है, यहां पर समझना गया आपका। तो ये 269A में आईजीएसटी है और 279 में जीएसटी काउंसिल है।